नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के डेली पीटी पॉइंटर्स अंक में आपका स्वागत है। आज की सबसे पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। पीआईबी ने इसको कवर किया था और जीएस पेपर थर्ड के अंतर्गत ये कवर होगी इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत। न्यूज ये थी कि नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक नाम से रिपोर्ट लॉन्च की है। अब बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट में है क्या। रिपोर्ट भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का व्यापक विश्लेषण करती है, इसकी भारत की क्षमता यानी पोटेंशियल और चुनौतियों पर जोर देती है। यह भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र यानी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने के लिए आवश्यक विशिष्ट हस्तक्षेपों की रूपरेखा भी बताती है। अब हम लोग इसके न्यूज के ऊपर और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत को ग्लोबल पावर हाउस बनाने का विजन सामने रखते हुए नीति आयोग ने कहा है कि साल 2030 तक देश को $500 अरब की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर काम करना चाहिए। कितने का? $500 अरब का। आयोग ने गुरुवार को जारी रिपोर्ट में और भी कई बातें कही हैं। आयोग का कहना है कि साल 2030 तक इस सेगमेंट में 50 से 60 लाख लोगों के लिए जॉब के मौके बन सकते हैं और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक $350 अरब फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग और $150 अरब की कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सकती है। लेकिन इसके लिए फोकस पॉलिसी की जरूरत है और वित्त वर्ष 2023 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $101 अरब का रहा है। अभी तो 101 है, लेकिन लक्ष्य है $500 अरब करने का। अब वर्तमान हाल क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार जिसका मूल्य 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस बाजार पर, इस मार्केट पर चीन, ताइवान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों का दबदबा है। भारत वर्तमान में सालाना लगभग 25 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात यानी एक्सपोर्ट करता है, जो वैश्विक मांग में 4% की हिस्सेदारी के बावजूद वैश्विक हिस्से डिमांड तो 4% की पूरी करता है, लेकिन वैश्विक हिस्सेदारी 1% से भी कम है। ये चिंताजनक स्थिति है भारत के लिए। अब देखिए, जो लोग यूपीएससी मेंस 2024 लिखने जा रहे हैं एग्जाम, उसमें नीति आयोग, उसमें आप उत्तर में इससे जुड़ा हुआ सुझाव भी पूछा जा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा जो नीति आयोग ने सुझाव दिया है उन्हीं को अपने उत्तर में उल्लेख कर दीजिएगा, ताकि आप एग्जामिनर का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर पाएं और ताकि आप इससे अधिक से अधिक मार्क्स आपको मिल सके। नीति आयोग ने सुझाव दिया है इस सेक्टर को फाइनेंशियल, रेगुलेटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर सपोर्ट की जरूरत है। कंपोनेंट्स और कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D और डिजाइन के लिए इंसेंटिव देने होंगे। लोगों की स्किल बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के साथ टैरिफ में बदलाव करने होंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की राह भी आसान बनानी होगी। तो इन सारे बिंदुओं का आप उल्लेख करिए। अब हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था, एनवायरनमेंट सेक्शन से जुड़ी न्यूज थी ये। न्यूज ये थी, हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल ने घोषणा की है कि लेयर्ड प्लांटेशन यानी स्तरित वृक्षारोपण, मियावाकी और जलीय वन उन तकनीकों में से एक है जिन्हें दिल्ली में भूमि की उपयोगिता यानी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने, अधिकतम करने के लिए शामिल किया जा सकता है इस तकनीकी को। अब बात कर लेते हैं मियावाकी तकनीकी क्या है। देखिए, मियावाकी के ऊपर यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी ने। अब बात कर लेते हैं मियावाकी क्या है। जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी के नाम पर इस पद्धति में प्रत्येक वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर में 2 से 4 अलग अलग प्रकार के स्वदेशी वृक्ष उगाए या लगाए जाते हैं। यह 3 से 4 वर्षों के भीतर खराब हो चुकी भूमि पर फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की सबसे अच्छी तकनीकों में से एक है, जिसका उपयोग पहले कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण या कृषि के लिए किया गया हो। ये टेक्निक अच्छी तरह से कार्य करती है, लेकिन यह प्राकृतिक वानिकी के सिद्धांतों का पालन करती है, जिसमें स्थानीय पौधों को नियोजित करना और प्राकृतिक रूप से वनों को पुनर्जीवित होने की प्रक्रियाओं का अनुकरण करना शामिल है। अब अगली न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पीआईबी ने एक न्यूज को शामिल किया था, एनर्जी रिसोर्स से जुड़ी हुई न्यूज थी, जो आपके जीएस पेपर थर्ड के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये थी कि छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक यानी सब्सिडरी कंपनी साउथ वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों ने worldatlas.com द्वारा जारी दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में दूसरा और चौथा स्थान हासिल किया है। इसके विषय में और बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित ये दोनों खदानें सालाना 100 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन करती हैं, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% होता है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ और डेटा की। क्या आप जानते हैं देश में प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है, पहले नंबर पे उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है दूसरे नंबर पे, झारखंड तीसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश है, फिर तेलंगाना आता है, महाराष्ट्र आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। और चीन दुनिया में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है चीन पूरी दुनिया भर में। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। द हिंदू ने इस न्यूज को कवर किया था पेज नंबर 12 पे अपने।
इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत ये न्यूज शामिल होगी। न्यूज ये थी कि अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग ने केंद्र द्वारा इसके लिए निर्धारित अधिदेश पर जनता से सुझाव आमंत्रित करके अपना कार्य शुरू कर दिया है। अब बात कर लेते हैं वित्त आयोग क्या है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो यह सिफारिश करता है कि केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए राजस्व यानी रेवेन्यू को देश के केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच कैसे वितरित किया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। वित्त आयोग यह तय करता है कि केंद्र के शुद्ध कर राजस्व का कितना हिस्सा कुल मिलाकर राज्यों को जाता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण यानी वर्टिकल ट्रांसफर बोलते हैं, टेक्निकल टर्म होता है। और राज्यों के लिए यह हिस्सा विभिन्न राज्यों के बीच में कैसे वितरित किया जाता है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश को कितना जाएगा, बिहार राज्य को कितना जाएगा, या फिर आंध्र प्रदेश को कितना ट्रांसफर होगा, उसको बोलते हैं क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। हालांकि केंद्र वित्त आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होता है, केवल सुझाव दे सकता है वित्त आयोग। साथियों, आज के अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और न्यूज के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।